हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, कल हमने पढ़ा था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक समीकरण, उसके टाइप्स। आज पढ़ेंगे बच्चों हम टाइप्स का तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया। बेसिकली विस्थापन अभिक्रिया बच्चों होता क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के साथ में एक्सचेंज हो जाता है या विस्थापित हो जाता है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यहाँ लिखा है जिंक और कॉपर सल्फेट ने जब आपस में रिएक्शन करी तो जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए होता क्या है, ये जो जिंक है और कॉपर है दोनों ही मेटल हैं, लेकिन जो जिंक होता है वो अकॉर्डिंग टू कॉपर जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, यहाँ कॉपर की जगह पर पहुँच जाता है और कॉपर यहाँ से हट जाता है। तो जब ये यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये जिंक सल्फेट बन जाएगा। इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। और ये कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं, जैसे हमने फेरस और कॉपर सल्फेट लिया, तो देखिए बच्चों, कॉपर के अकॉर्डिंग जो फेरस होता है इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिस कारण ये जो होता है इसकी जगह पर यहाँ पर जाके जुड़ जाता है और कॉपर जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा फेरस सल्फेट बन जाता है और साथ में हमारा कॉपर जो होता है वो अलग निकल जाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बेसिकली ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु के साथ में विस्थापित हो जाता है या एक्सचेंज हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। ये रिएक्शन क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयंस का आदान प्रदान होता है, यानी एक्सचेंज होते हैं। ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने सोडियम सल्फेट लिया और बेरिलियम क्लोराइड लिया। जब हमने इनको रिएक्शन कराया तो बेरिलियम सल्फेट निकल गया और NaCl निकल गया। अब आप सब जानते हैं कि सोडियम जो होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, बेरिलियम के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है। इसी तरह से हम प्लस ने माइनस के साथ में, माइनस के प्लस के साथ में आयंस का एक्सचेंज हो गया। हम एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन कराया। अब आप देखिए, आपको पता है कि OH जो होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। हाइड्रोक्साइड सोडियम को आपको सभी पता है कि सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, +1 चार्ज आता है। सल्फेट के ऊपर हमने अभी बताया आपको -2 चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज हो जाता है। जो प्लस वाला होता है वो माइनस के साथ में जुड़ जाता है, माइनस वाला प्लस के साथ में। अब आप देख सकते हैं Na क्या था, प्लस, और इसमें माइनस है सल्फेट। तो ये जो प्लस का चार्ज है इस माइनस के साथ में रिएक्शन कर लेगा तो क्या बन जाता है, सोडियम सल्फेट। ठीक है बच्चों। उसके बाद में आप देखोगे जो OH है ये माइनस है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी है माइनस। तो ये दोनों आपस में मिलकर प्लस माइनस, ये दोनों आपस में मिलकर वाटर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आप 2 लगा सकते हो। 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए आपके। बात करें ऑक्सीजन की तो यहाँ पर 2 और 4, 6 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। तो इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है आपकी उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। बेसिकली बच्चों उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। ये होती क्या है, हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ। उपचयन में क्या होता है और अपचयन में क्या होता है। उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम अपचयन। ठीक है, समझिए ऑक्सीकरण क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की हानि और ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन तो बढ़ रही होती है, जुड़ रही होती है, और ऑक्सीजन कम हो रही होती है, तो वो कहलाती है हमारी ऑक्सीकरण। या फिर इलेक्ट्रॉन्स की कमी, अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी भी आ रही है तो भी वो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अपचयन में इसका ऑपोजिट होता है बिल्कुल। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन की हानि तथा इलेक्ट्रॉन में
वृद्धि होती है, यह इलेक्ट्रॉन का योग होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बस एक ट्रिक याद रखिए बच्चों, देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग यानी कि प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है उसमें ऑक्सीजन बढ़ रही है, हाइड्रोजन की हानि, हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना, यानी कि जब सिंपल सी बात है कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन का त्यागना या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। जैसे मैंने आपको देखो एक एग्जाम्पल दिखाया है C+O2, ठीक है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। देखिए देखिए आप पूरी रिएक्शन देखिए, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। अभी आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग है, बीच में प्लस है, दोनों अलग अलग है, लेकिन आगे जाके इन दो ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के साथ में जुड़ रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था, इनमें से अगर एक भी चीज़ मैच होती है तो समझ जाइए वो ऑक्सीकरण है, इनमें से अगर एक भी चीज़ मैच होती है तो समझ जाइए वो अपचयन है। और अगर कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें ये भी है और ये भी है, इनमें से एक ना एक चीज़ है, इनमें से एक ना एक चीज़ है, तो वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन। वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखा देती हूँ। जैसे मैंने लिया Na और मैंने यहाँ पे बनाया Na+। बच्चों प्लस का मतलब आप सभी जानते हो, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की कमी। अभी आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। मैंने आपको भी बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ये रिएक्शन क्या होगी हमारी, ऑक्सीकरण। फिर बात करते हैं बच्चों अपचयन की। अपचयन क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन की हानि हो रही है, उसका ऑपोजिट हो गया बिल्कुल। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई तो कॉपर अलग हट गया, हाइड्रोजन वाटर अलग निकल गया। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन अगर आगे जाके देखोगे तो कॉपर अकेला हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन हट गई, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है या हानि होती है, समझ जाइए कि वो अपचयन हो रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा, तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन का योग हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, अपचयन। बच्चों इनको और अच्छे से हम समझेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है तो उसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा होगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का योग आप इस तरह से समझ सकते हो, ऑक्सीजन आना, ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का आना, इस तरह से समझ सकते हैं। और अपचयन। अब बात करते हैं बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयन और दूसरा अभिकारक अपचयन का काम करता हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बेसिकली एक एग्जांपल से समझिए, कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अगर अपचयन भी हो रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, देखिए CuO प्लस H2, तो बच्चों देखो कॉपर अलग निकल जाएगा और वाटर हमारा अलग निकल गया। अब हमें रेडॉक्स रिएक्शन की पहचान देखिए कैसे करते हैं। मैंने अभी कहा कि जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो वो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर है, ठीक है, कॉपर के पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो जब बच्चों दो एटम्स एक साथ जुड़े होते हैं तो एक का चार्ज दूसरे पर चला जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर -2 चार्ज है तो इसके ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा। समझिए बच्चों, हाइड्रोजन जो होता है जब भी सिंगल एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू 0 मानी जाएगी। यहाँ पर कॉपर देखो सिंगल एटम है तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0 मानी जाएगी। बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब देखिए यहाँ पर कॉपर से हम कॉपर को कंपैरिजन करते हैं, देखिए कॉपर से कॉपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। +2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, 0 लिखा है, तो यानी कमी नहीं है, जितने थे उतने ही है। तो जब यहाँ पर अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि इधर कमी हो रही है तो इधर बढ़ रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती तो उसको बोलते हैं बच्चों अपचयन। या फिर ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन थी और यहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीजन थी, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है।
तो मैंने आपको भी बताया था कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारा होता है अपचयन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं हाइड्रोजन की। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन की मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पर हमारी -2 हो जाएगी, +2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है, इसकी +2 आई और यहाँ पर इसकी 0। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो मतलब हाइड्रोजन का एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s1 आता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +2। ठीक है, तो जब हम 2 ही हमारे पास है, 2 ही निकल जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ZnO प्लस C इक्वल टू Zn+CO। बेसिकली बच्चों, आप इस एग्जाम्पल को एक सिंपल वे में और समझ सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पे कॉपर से कॉपर का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन को देखिए, क्या ऑक्सीजन घट रही है या बढ़ रही है? यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो हमारा अपचयन कहलाता है। अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो बच्चों यहाँ देखिए, क्या ऑक्सीजन घट रहा है या बढ़ रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो जब ऑक्सीजन बढ़ता है तो हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। सिंपल सा एक ही है। अब आप यहाँ पर भी 2 वे से देख सकते हैं। पहली ट्रिक ये है कि यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन जो है वो घट रहा है या बढ़ रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो हमारा अपचयन होता है। और अगर आप यहाँ पर देखें कार्बन टू कार्बन CO, तो यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ रहा है, यहाँ पर नहीं था और यहाँ पर है। तो जब ऑक्सीजन बढ़ता है तो वो हमारा होता है ऑक्सीकरण। ठीक है बच्चों। दूसरा तरीका बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि जिसकी देखो ZnO है, कार्बन है, Zn है, CO है। मैंने आपको ये कहा था, देखो सिंगल एटम जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। यहाँ पर ये सिंगल एटम है, इसकी यहाँ पर 0 है। अब हमें इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कार्बन पर आप सबको पता है कि -2 चार्ज होता है, तो उसका चार्ज दूसरे पर चला जाता है। तो यहाँ -2 है तो इसका चार्ज हमारा यहाँ चला जाएगा, ये हमारा +2 हुआ। अगर इसकी बात करें तो अब हम देखो यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं Zn टू Zn। एक तरीका तो मैं आपको बता चुकी, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन की कमी है तो आप लगा सकते हो कि यहाँ पर हमारा अपचयन हो रहा है। दूसरा तरीका मैंने अभी बताया कि यहाँ पर देखिए Zn की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +2। यहाँ पर Zn की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? 0, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। मान लीजिए Zn का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होता है, 30 में से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, यानी कि यहाँ पर 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर टोटली ही 30 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स 28 टू 30, यानी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं अपचयन, और जब इलेक्ट्रॉन घटते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर कार्बन से कार्बन देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ है। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। और एक दूसरा तरीका देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसकी वैलेंसी 0 है। अगर हम यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी निकालेंगे तो ये -2 हो जाएगी और इसकी इधर दूसरे वाले पर हमारा +2 चार्ज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन के नंबर कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन 6, और कार्बन यहाँ पर कितने बन जाएंगे? +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की कमी भी हो रही है और ऑक्सीजन बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी, ऑक्सीजन का बढ़ना, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि, ऑक्सीजन का घटना, अपचयन। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बच्चों, ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है? ऑक्सीकारक को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपचायक को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल सिंपली मैं एक एग्जांपल में समझाऊंगी, पहले आप समझ लीजिए कि ऐसी अभिक्रिया, ऑक्सीकारक को बोलते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें खुद का अपचयन हो रहा हो एजेंट का, वो ऑक्सीकारक कहलाता है। और ऐसी अभिक्रिया, अपचायक के लिए बता रही हूँ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें खुद का ऑक्सीकरण हो रहा हो उसको बोलते हैं अपचायक। एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको एक एग्जाम्पल से ऑक्सीकारक और अपचायक बस समझा देती हूँ। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जिंक टू जिंक देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन बढ़ रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन घट रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो बच्चों अपचयन होता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो
अपचयन होता है मीन्स रिडक्शन होता है, ठीक है। अब आप कार्बन टू कार्बन अगर देखें तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वो बच्चों ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन। पहले आपको इतना समझ में आया कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। अब हम समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, मीन्स ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, ऐसा एटम या ऐसा परमाणु या ऐसा एजेंट जिसका अपचयन हो रहा होता है। अब देखिए जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन। कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीकरण। तो मैंने कहा कि ऐसा एटम जिसका अपचयन होता है वो हमारा ऑक्सीकारक कहलाता है। तो हमारा ये जिंक जो है वो क्या होगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब देखिए ऐसा एटम या ऐसा एजेंट जिसका ऑक्सीकरण होता है। अब आप देख सकते हैं कार्बन है, कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीकरण होता है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो हमारा अपचायक कहलाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। दोबारा समझ लीजिए, ये कोई रिएक्शन है जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाएगा, जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। एक दूसरे को ऑपोजिट होता है। ये है बच्चों अपचायक और उपचायक। बच्चों ऑक्सीकरण और अपचयन पर 10th क्लास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको ये अच्छे से समझ में आना बहुत ज़रूरी है। हम आपको एक वीडियो और बना के अपलोड कर देंगे ताकि आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अच्छे से समझ में आए। बच्चों कल की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत ही इजी ट्रिक बताई है ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचानने की, रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचानने की, या अपचायक कौन है उपचायक कौन है, इस सब के बारे में। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।